ऊपर की तरफ चढ़े, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो अब पाकिस्तान के पास चला गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और यहां पर एक नेता हुआ करते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। शानदार पठान थे, लंबे चौड़े, लहीम सहीम कदकाठी के। खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी से इतने प्रेरित, इतने ज्यादा प्रेरित कि नाम पड़ गया था सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। सीमा के अंत पे रहने वाला, वो गांधी की तरह आचरण करने वाला। यह भी गांधी का एक बड़ा गजब प्रयोग है, या बड़ी गजब सफलता है कि उन्होंने पठानों जैसे समुदाय को अहिंसक बना लिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान की पर्सनालिटी देख लो तो क्या डील का डाकी लगता है। यूं किसी के थप्पड़ मार दें तो अगला 4-5 दिन होश में नहीं आए। और पठान होते भी सारे के सारे इसी प्रकार के थे। गांधी उनको और अहिंसक आंदोलन में शामिल करने में सफल हो गए थे, और इतने दीवाने बनाए उन लोगों को कि जब मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पूरा मुस्लिम बाहुल्य प्रांत, और कह रहा है कि हमें हिंदुस्तान में रहना है। खान अब्दुल गफ्फार खान कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हमने गांधी बाबा के साथ मिलकर आंदोलन किया था, हमें इधर रहना है। ये तो लास्ट टाइम के घटनाक्रम ऐसे थे, कुछ अपने वालों की गलतियां, कुछ नासमझी, कि हम उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को उधर दे गए थे। उस दिन फ्रंटियर गांधी रो रहा था, उसका स्टेटमेंट है कि मुझे भूखे भेड़ियों के सामने पटक दिया आपने, जिन्ना विन्ना के साथ में इस मुस्लिम लीग को सौंप के जा रहे हो आप हमें। क्या हालत करेंगे हमारी, हम पूरी जिंदगी पूरा आंदोलन तुम्हारे साथ रहे। जिन्ना का स्टेटमेंट है। जिन्ना ने कहा गांधी बड़ा मूर्ख आदमी है, इसने पठानों को हिंजड़ा बना के रख दिया है। उसके कहने का मतलब था कि पठान हमारे साथ मुस्लिम लीग की मांग में कि पाकिस्तान अलग दिया जाए, लड़ाई करके, हिंसा करके, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ के जो पाकिस्तान लेना है, उसमें साथ क्यों नहीं आ रहे। जिन्ना के स्टेटमेंट में गांधी की सफलता नहीं थे, क्योंकि इस कदर दूर दराज के भारत के सीमा के उस पार रहने वाले लोग जो पूरी ढंग से शायद गांधी की बोली भी नहीं समझ पाते होंगे, गांधी की बातों को मान रहे थे। मुझे एक और किस्सा याद आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान आजादी के बाद जब पाकिस्तान में रह गए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। काफी सालों बाद खान अब्दुल गफ्फार खान रिहा भी कर दिए गए, बीमार हो गए थे। इंदिरा गांधी अपने यहां पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इंदिरा जी ने खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा कि सर आप आ जाइए, यहां पर मैं आपका इलाज करवा दूंगी। दिल्ली एयरपोर्ट का एक बहुत अच्छा सा फोटो है जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान खड़े हैं। मतलब आप यूं मान लीजिए मेरे से भी हाइट इतनी और लंबी होगी उस आदमी की। पास में इंदिरा जी खड़े हैं, एयरपोर्ट पे खुद लेने के लिए गए हैं इंदिरा जी। पास में जेपी खड़े हुए हैं, जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे जो बाद में कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। 77 में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट लाने के मुख्य सूत्रधार वो जेपी खड़े में लेने के लिए गए हुए हैं। क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का कद बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचे दर्जे के नेता थे वो। कभी वो गांधी नेहरू के साथ बैठा करते थे तो इंदिरा तो उनके लिए बच्ची थी। ये रहा होगा कभी कि नेहरू जी के पास में खान अब्दुल गफ्फार खान मिलने गए होंगे, नेहरू जी ने कहा होगा कि इंदिरा अंदर से चाय लेके आ, चरण स्पर्श कर अंकल आए हैं। तो इंदिरा जी को स्वाभाविक लगा कि यार इतने बड़े नेता है, मेरे चाचा समान है, ताऊ समान है। उनके हाथ में एक थैला था, एक मेला कुचेला सा थैला लिए हुए वो आदमी, कुर्ता पहन रखा है व्हाइट रंग का मिला सा। इंदिरा जी उनसे थैला खींचने की कोशिश करते हैं। अब नहीं तो चाचा जी आ रहे हैं तो अपना बैग मुझे दे दो चाचा जी, मैं ले लूंगा बैग। और चाचा जी तो पकड़ा भी देते हैं, ले तू चल, मैं थोड़ा लूंगा। तो इंदिरा जब उनसे बैग लेने का प्रयास करती है, यह भी एक भारतीय मूल्य है कि भारतीय प्रधानमंत्री एक शख्स का जो इलाज करवाने के लिए भारत आया है उसका बैग खुद लेने का प्रयास कर रही है। और खान अब्दुल गफ्फार खान लगभग झटकते हुए पीछे जाके कह रहे हैं अभी यही बचा है, ये भी तुम लोग ले लोगे, और छोड़ा भी क्या है तुमने मेरे पास। उनकी खिज झलक रही थी उसके अंदर कि उस आदमी को उसके अंतिम समय में या उन आजादी के दिनों में हमने कितना बेसहारा करके रख दिया था।
ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें आज भी हम बड़े श्रद्धा के साथ फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ये ठेठ देश के उस सिरे पे खड़े होके एक संगठन बना रहे थे, खुदाई खिदमतगार, खुदा की खिदमत करने वालों का संगठन। अल्लाह के बंदों का संगठन, सेवकों का संगठन। लाल कपड़े पहनते थे तमाम खुदाई खिदमतगार के सदस्य, इसलिए इस पार्टी को बोलते थे लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट पार्टी। एक मैगजीन निकाला करते थे 10 रोजा, पठानों की भाषा की मैगजीन थी। पठानों की भाषा थी पश्तो। पश्तो भाषा के अंदर ये मैगजीन निकलती थी। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल नाम का संगठन बनाया था। उन्हीं दिनों में 10 रोजा नाम की पश्तो भाषा में एक मैगजीन निकालते थे। लिखो, अनुशीलन समिति में इन्होंने युवाओं को रखा और ये बहुत बेहतरीन ढंग से जानते थे कि युवाओं को किसी बात का टेंशन नहीं रहता। रीजन क्या है? उनको कोनो चीज का टेंशन नहीं है, ना उनका बाल बच्चा है, ना ब्याह शादी हुआ है, ना घर की जिम्मेदारी है, ना कोई भविष्य का टेंशन। जहां मार्क करने को बोलो सीधे पहुंच जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे पीछे कोई टेंशन नहीं। और उसको पुलिस उलिस भी कुछ नहीं करती, 18 साल से कम उम्र का है, छोड़ दो इसको, हटा दो। तो ये बहुत भली भांति जानते थे कि युवा जो है सब बहुत खतरनाक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इन्होंने युवाओं को इसमें शामिल किया और पूरे भारत के युवाओं को कहा कि आप लोग किस में शामिल हुई है? अनुशीलन समिति। और आवाज उठाइए अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि हम लोग अब अंग्रेजों के अत्याचार ज्यादा नहीं सहेंगे। अब बिहार से प्रफुल्ल चाकी कहेंगे एकदम सही बोल रहे हैं चचा। और खुदीराम बोस 12 साल का था। कितना उम्र होगा बेचारा 12 साल का लड़का? कुछ नहीं, उतना छोटा। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से, यहाँ पर बिहार में मुजफ्फरपुर। यहां से कहा सब, मुजफ्फरपुर का एक जज था, उसका नाम था किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के जज का नाम किंग्सफोर्ड। इस जज को केवल सजा सुनाने के लिए यहाँ भेजा गया था। तो जो जज सजा सुनाता है उसे सेशन जज कहा जाता है, और जो जज मतलब पेनाल्टी लगाता है, जुर्माना लगाता है या आदेश देता है, उसे सिविल जज कहा जाता है। तो कौन सा जज था? सेशन जज। मुजफ्फरपुर के सेशन जज का नाम किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर के सेशन जज का नाम और उसकी पत्नी का नाम कैनेडी। पत्नी का नाम कैनेडी, जज का नाम पत्नी। इसकी पत्नी को घूमने का बहुत शौक था। समझ में आ गया कि नहीं? घूमती रहती थी और उसको भी कहती थी चलिए आप भी हमको घुमा लाइए। वो सब लड़की सबको अगर ब्याह शादी कीजिएगा तो उसको चराना जरूरी रहता है। तो हम कहती थी हमको चराने ले चलिए सुबह शाम। समझ में आ गया कि नहीं? पटना में भी देखिएगा, ले जाएगा NIT घाट पे चराने, चलो तो उसको चराने ले जाता है। तो इसको पता था कि इसकी पत्नी का नाम क्या है? कैनेडी। उसको चराने ले जाएगा बकरी की तरह। तो इसने प्लान बना दिया। कौन? खुदीराम बोस। सोचिए इतनी चुकी है 12 साल का। अब प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस कहा कि बम से उड़ा देते किंग्सफोर्ड के। बहुत खचरा था किंग्सफोर्ड। देखता था किसी को, हाँ कौन सी किया, फांसी दे दो। क्या हुआ है? कुछ भी किया हो फांसी दे दो। पता चला कि साहब बस धमकी दिया था किसी को, अरे कोई बात नहीं फांसी दे दो साले को। उल्टा सीधा सजा सुनाता था भारतीयों को, किसी को भी सुना देता था। खुदीराम बोस के चचा को कुछ सुना दिया था। अब इस सब भड़का था सब। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पूरा प्लान बनाया, सब बम लेके बैठ गया सब। अब देसी ग्रेनेड तो था नहीं इन लोग के पास। अब ग्रेनेड जो होता है पिन निकालिए, छोटा सा होता है, हल्का ज्यादा करता है। इन सब को ग्रेनेड का आइडिया नहीं। टिफिन में बड़का बम बांधा सब। अब पेड़ पे चढ़ गया सब। कहा से किंग्सफोर्डवा के गाड़ी के ऊपर पटक देंगे, अब मर जाएगा किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड गया बाजार में, देखा सब किंग्सफोर्ड की गाड़ी आगे और उसकी बाल बच्चे पत्नी की गाड़ी पीछे। जा ससुरा, इधर से खबर दिया गया कि निकल गया है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पेड़ पे चढ़ गया सब बम लेके। कहा कि आओ ससुरा तोरा बताई तो। रास्तवा में उस ससुरा उसकी गाड़ी पीछे हो गई और उसकी पत्नी की गड़िया आगे हो गई। और खुदीराम बोस पटक दिया अगला गाड़ी पर, क्योंकि उसको सूचना मिला था कोने गाड़ी पे अगला। उस समय फोन थोड़े था कि कोई बताए रे गड़िया बदल दे लो। निकल पटक दिया किसके ऊपर? ओके पत्नी के ऊपर। गाड़ी भड़क गया, उसकी पत्नी छिटा गई।
चितड़ा उड़ गया उसकी पत्नी का, निकला ओ माय गॉड कैनेडी वेयर आर यू। निकला बेचारा, खोजा कौन मारा रे, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी करे, रे ये तो बच गई रे। ये दोनों लोग भाग गए। और पगला गया चोटा कौन, किंग्सफोर्ड, खोज के निकालो काट डालेंगे इन दोनों को। बेचारा प्रफुल्ल चाकी डर के सुसाइड कर लिया, डर के मारे क्या कर लिया, सुसाइड। और अंग्रेज सब खोजने लगे सब, खुदीराम बोस किधर है, खुदीराम बोस। एगो कैसे बंगाल में पकड़ा सा, कौन है तुम, तो कहा मेरा नाम अरविंद घोष, कहा मिल गया, और पकड़ के थूर दिया सब। बाद में पता चला तो खुदीराम बोस नहीं अरविंद घोष। कभी कभी नाम कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाद में जब खुदीराम बोस पकड़े गए तो बेचारे को सबसे कम उम्र में फांसी लगाया गया था खुदीराम बोस। किंग्सफोर्ड ने कहा था कि माफी मांगो, कहा कि सोचो तू नहीं, एगो बम देना अब्बे मार देंगे तोरा। तू माफी मांगने की बात करता, तुमसे माफी मांगेंगे तो कितना दिन जिंदा रहेंगे, अपने जीवन को काटेंगे। हाँ, तुम हमको फांसी देगा, अभी जीवन खत्म हो जाएगा। हमारा कौन है, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। लेकिन इतिहास में जब भी आएगा तो पढ़ाया जाएगा कि 12 साल का लड़का हंस कर फांसी पे चढ़ा था बिहारी मुजफ्फरपुर का। और हकीकत में भी है, जिंदगी की एंट्री कैसी भी हो, एग्जिट बहुत धांसू होना चाहिए। ऐसा एग्जिट हो कि दुनिया याद रखेगी, हाँ भाई जिंदगी से एग्जिट लिया यहाँ पे। 12 साल के लड़का को अब फांसी कौन चाहिए। हम लोग 12 साल के छोड़ते तो स्कूल में पिटाने के डर आदमी डरा जाता था, मास्टर मारेगा रे भाई, यार डंडा से पिटाता था आदमी, 12 साल की उम्र में रोने लगता था। अब फांसी पे चढ़ गया 12 साल की उम्र, अब बम से उड़ा दिया किसको, किंग्सफोर्ड को। समझ में आ गया कि नहीं, उड़ाया तो था किंग्सफोर्ड को, उसकी पत्नी का किस्मत फूटल था जो अगवा